morning class. In today's class I am going to start with the cause of cancer. In previous class I have already discussed what are cancer, how many type of cancer. तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल वे में कोई भी सेल क्या डिफ्रेंशिएट होने लग जाती है या प्रोलिफरेट होने लग जाती है, इसी को क्या बोला जाता है, कैंसर बोला जाता है। और इसकी टू टाइप्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि ये इसकी लोकेशन फिक्स होती है, जहाँ पे ये कैंसर का फॉर्मेशन करेंगे या जहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा सिर्फ वहीं तक ये लिमिटेड होते हैं, वहीं पे ये लोकेटेड होते हैं, ये कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इसमें मेटास्टेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें ये ब्लड फ्लो में एक सेल रिलीज होगा और वहाँ से डिसोसिएट होके डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर की लोकेशन फिक्स होती है, तो इसे इजीली सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इन्हें इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक जगह होते तो हैं, लेकिन मेटास्टेसिस के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे बॉडी पे कैसे जगह जगह पे सेल मास इकट्ठा हो जाता है, तो जैसे गांठ पड़ जाती है जगह जगह बॉडी पर। तो ये इतना सभी हम प्रीवियस क्लास में हो चुका था। इन टुडेज क्लास तो टॉपिक क्या है आज की क्लास का, कॉज ऑफ कैंसर या कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कॉज क्या हैं, तो इसके मेनली 3 कॉज होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल कॉज, केमिकल कॉज, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, अब फिजिकल में क्या होता है कि जितने भी एक्सरेज, यूवी रेज होते हैं या एक्सरेज नहीं, यूवी रेज होते हैं, वो सभी क्या कॉज करते हैं, यूवी रेडिएशन होते हैं, गामा रेज, यूवी रेडिएशन, ये क्या करते हैं, डीएनए चेंज हो सकता है कि ऑन्कोजीन को हमारे पहले से ही हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है वहाँ पे क्या ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑन्कोजीन क्या करते हैं कि पहले से ही हमारे जेनेटिक जीनोम में ऐसे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रहते हैं जो स्टिमुलेट करे सेल्स को कि वो प्रोलिफरेट करे या डिफरेंशिएशन फास्ट करें। तो ऐसे में ऑन्कोजीन होते हैं, वो आइदर अफेक्ट होते हैं बाय गामा रेज के थ्रू और यूवी रेडिएशन के थ्रू, ये अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल सेल होती है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ पे ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, अब ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये इनहिबिशन और रिप्रेसर्स का फॉर्मेशन करते हैं। उनके लिए रिप्रेसर होते हैं जो हमारी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाली जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनको क्या करते हैं, ये रिप्रेस कर देंगे। अगर यहाँ पे यूवी रेडिएशन के थ्रू अगर कोई भी चेंज आया ऑन्कोजीन में। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, हम क्या लिया जा रहा है, केमिकल लिया जा रहा है, जैसे कि टोबैको
टोबैको स्मोक। तो टोबैको लीव्स में क्या निकोटीन केमिकल होता है, ये भी इंड्यूस करता है हमारे ओरल कैविटी की सेल्स को। ओरल कैविटी की सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं और ओरल कैविटी की सेल्स क्या हो जाती हैं, वहाँ पे ऑन्कोजेंस स्टिमुलेट होते हैं निकोटीन की वजह से, जो टोबैको में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, केमिकल है एक। इसके जब ये प्रेजेंट निकोटीन स्टिमुलेट करता है ओरल कैविटी की सेल्स को, तो हमारे ओरल कैविटी की सेल क्या करती हैं, प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, डिफरेंशिएट जल्दी जल्दी करने लग जाती है। उनकी भी सेल साइकिल क्या होती है, रेगुलेट नहीं हो पाती है प्रॉपर से। तो यहाँ पे भी वैसे ही फंक्शन होता है। नाउ बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, कुछ वायरसेस होते हैं जिनको बोला जाता है ऑन्को वायरस। ऑन्को वायरसेस ये क्या करते हैं, ऑन्कोजीन को इफेक्ट करते हैं। ऑन्कोजीन जो प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में होता है, इसको अफेक्ट करते हैं। वायरसेस क्या करते हैं, प्रोटो ऑनको हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स में के न्यूक्लियस में पहले से ही जो डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, वहाँ पे ऑन्कोजीन प्रेजेंट है। यहाँ नॉर्मली ये सप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, वायरस के प्रेजेंट में ये रिप्रेसर का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। रिप्रेसर एक ऐसी प्रोटीन है जो सेल साइकिल की जितने भी प्रोटीन और एंजाइम सेल साइकिल में यूज होते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ये रिप्रेसर का फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, उन्हीं को रिप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल लेते हैं, यहाँ पे ये सभी कैसे स्टिमुलेट करते हैं सेल को, या बायोलॉजिकल ऑन्कोवायरस कैसे स्टिमुलेट होता है हमारे सेल में। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए। तो डीएनए का कोई एक सेगमेंट यहाँ पे ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऑन्कोजीन प्रेजेंट होंगे। ये नॉर्मली क्या रहते हैं, सप्रेस रहते हैं, यहाँ से किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सभी प्रोटीन जो प्रोटीन्स सीडीके, ये कैसी प्रोटीन होती हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट सेल साइकिल। जो एक सेल, हमारी सेल की साइकिल होती है, डिफरेंट फेजेस से उनसे जाना पड़ता है। इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। नॉर्मल सेल को इन सभी फेज से जाना पड़ता है, और इसके लिए प्रोटीन रिक्वायर होती है, वो सीडीके, जिन्हें प्रोटीन बोला जाता है या सीडी काइनेज प्रोटीन बोलते हैं, ये यही रेगुलेट करती हैं सेल साइकिल को। लेकिन जैसे ही अगर कोई ऑन्कोवायरस या टोबैको से निकोटीन किसे स्टिमुलेट करेंगे, ये डायरेक्ट प्रोटो ऑन्कोजेंस को स्टिमुलेट करते हैं। इससे रिप्रेसर का फॉर्मेशन होने लगता है, रिप्रेसर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये डायरेक्ट किसे रिप्रेस करते हैं, सीडीके जो रेगुलेट कर रहे थे सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अब क्या है, अब ये सेल इस
G1 फेज से नहीं जाएगी, इंटरफेज नहीं होगा, वहाँ पे G2 फेज नहीं होगा। तो जब रेगुलेशन नहीं होगा प्रॉपर सेल का, तो सेल क्या करेगी, वो बिना ग्रोथ के, बिना किसी और रेगुलेटरी प्रोटीन के, वो सिर्फ प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देगी। दैट मीन्स कि एक सेल डिवाइड होगी 2 सेल, 2 to 4 सेल, 4 to 16, 32 एंड सो ऑन। ऐसे इंक्रीज करते करते एक कलेक्टिव सेल मास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो रेगुलेट नहीं हो पा रही है सीधे ऑन्कोवायरस और निकोटीन और कोई भी केमिकल एजेंट किसी प्रोटो ऑन्कोजीन को स्टिमुलेट करते हैं, रिप्रेसर। नॉर्मली यहाँ से किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से रिप्रेसर का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये डायरेक्ट इनहिबिट कर देते हैं CDK रेगुलेटरी प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं। अब जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं होगी, तो यहाँ पे जो साइकिल रेगुलेट हो रही थी, सेल साइकिल, सेल डिवाइड करने से पहले वो इंटरफेज G1 और G2 फेज में आ रहा था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्ट प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन सेल का स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉजेज हैं। इसके बाद किसी भी सेल को देखा कैसे जा सकता है कि वो एग्जामिन कैसे किया जा सकता है, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, कैंसर का पता कैसे लगाया जाएगा कि कैंसर है या नहीं, इसके भी प्रोसेस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। तो पहले डायग्नोसिस देख लेते हैं, डायग्नोसिस कैंसर का क्या है। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जो कैंसर है तो इसमें सेल मास इंक्रीज होता है, तो बायोप्सी के थ्रू और हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू इन्हें चेक किया जा सकता है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि सेल के जितने भी सेल नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया अगर हो गया है, ये ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो कैंसर में क्या होता है कि नॉर्मल कैंसर में क्या होता है कि सेल हमारी प्रोलिफरेट होने लग जाती हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाते हैं, सेल मास का सेल मास का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो एग्जांपल में ल्यूकेमिया है, एग्जांपल ल्यूकेमिया, ये क्या है, ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर है। तो इसमें जब सेल नंबर इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे ल्यूकेमिया में, तो नॉर्मल से इनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो नॉर्मल सेल काउंट इसमें करते हैं। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में सेल काउंट कर लेते हैं कि इतने, अगर हमने इतना अमाउंट 1 ml फॉर एग्जांपल 1 ml ब्लड लिया है, तो उसमें नॉर्मल सेल काउंट कितना होगा और कैंसर सेल में सेल काउंट कितना होगा। तो अगर सेल काउंट इंक्रीज कर जाता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे वो कैंसर है। तो यहाँ पे सेल की काउंटिंग की जाती है। सेल की काउंटिंग, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी। इसके बाद आता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT और कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें अगर इंटरनल ऑर्गन में कैंसर हुआ है, फॉर एग्जांपल है कि अगर लंग्स में हो गया है, लिवर में हो गया है कैंसर, तो इसमें CT स्कैन करा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर टोमोग्राफी किया जाता है। इसमें इंटरनल ऑर्गन का 3D इमेज फॉर्मेशन किया जाता है, उसके थ्रू अगर ऑर्गन में कोई चेंजेस है तो उसे मेजर किया जाएगा और
उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, 3 डायमेंशनल इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज तैयार किया जाता है, निकाला जाता है, जिसके थ्रू एग्जामिन किया जाता है कि वहां पे कैंसर है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे है एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक, फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एग्जामिन किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एग्जामिन किया जाता है ऑर्गन, कहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है या सेल मास दिखाई दे रहा है, तो इससे एमआरआई से ये एग्जामिन कर लिया जाता है। एक्सरे, नाउ एक्सरे, fourth is एक्सरे। एक्सरे एक्सरे इससे भी 3 डायमेंशनल इमेज बनाया जाता है, 3D इमेज बनाया जाता है। डायग्नोसिस जब हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कैंसर है, तो अब इसे ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसमें 4 वेज हैं जिससे हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। वो 4 वे क्या है, सर्जरी, सबसे पहले सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। जहाँ पे कैंसर है ये बिनाइन ट्यूमर में हो सकता है सर्जरी, अगर क्योंकि बिनाइन ट्यूमर में सर्जरी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन फिक्स होती है और उस जो सेल मास है, एबनॉर्मल सेल मास है, उन्हें कट करके निकाला जा सकता है बाय सर्जरी। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं उन्हें इरेडिएट कर दिया जाता है। ट्यूमर सेल्स लीथली, दैट मीन्स कि उन्हें किल कर दिया जाता है रेडियोथेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ड्रग्स का यूज किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं, वो है हेयर लॉस, अब इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी में आर्टिफिशियल अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल अल्फा इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और ये स्टिमुलेट
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और नेचुरल किलर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये क्या कर देंगे, अल्फा टी इंटरफेरॉन्स, ये जहाँ से ये रिलीज हो रहे हैं ये सिग्नल्स की तरह होते हैं। जैसे इम्यूनिटी में जैसे सिग्नल वर्क करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करते हैं इंटरफेरॉन्स, और ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। वो जहाँ से सिग्नल आता है वहाँ पे अटैक कर देते हैं और जितनी भी कैंसरस सेल हैं उन्हें किल करना स्टार्ट कर देते हैं, लीथल। तो ये क्या लीथली वर्क करते हैं, किल कर देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद ड्रग्स, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स। ड्रग्स एंड अब्यूज। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ड्रग्स हमारे जो यंगस्टर हैं, जितने भी यंगस्टर हैं या जो भी प्यूबर्टी एज में हैं या एडोलेसेंस एज में हैं, एडोलेसेंस एज क्या होती है, इसमें जितने भी 12 to 18 ईयर्स के बीच में जितने भी ह्यूमन होते हैं, बॉयज़ और गर्ल, ये क्या टीन एज में आते हैं या इसी को एडोलेसेंस पीरियड बोला जाता है। तो ये क्या है, ब्रीज है एक इन बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में एक ब्रीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो 12 to 18 ईयर, लेकिन ये सबसे वीक पीरियड बोला जाता है या सबसे ज़्यादा उथल पुथल का पीरियड ये रहता है, क्योंकि इसमें जो टीनेजर रहते हैं ये समझ नहीं पाते, ये अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं और एडल्ट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इस एज में क्या होता है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ मुड़ जाते हैं, उनका झुकाव ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ हो जाता है। या तो वो एक बार इसे सोचते हैं कि एक बार इसे ट्राई किया जाए, ये ट्राई करने के चक्कर में क्या होता है कि ये इसके एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स के या अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं। तो एक बार अगर ट्राई किया जाएगा तो ऐसे ड्रग्स और अल्कोहल के क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन में और सीएनएस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक बार अगर ट्राई किया जाएगा तो हमारे वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, और वो रिसेप्टर स्टिमुलेट अगर एक बार हो गए तो वो बार बार उसका मांग करने लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टीन एज होते हैं उन्हें या तो बड़ों की तरह दिखना होता है, इस वजह से ट्राई करे जाते हैं, या तो उनका कोई पीयर ग्रुप होता है जो उन्हें फोर्स करता है कि एक बार यूज़ करने के लिए। ये क्या होता है कि इसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स ब्रेन में और सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक बार जब ले लेते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर फिर वापस से रिसेप्टर्स को चाहिए होता है ड्रग्स और अल्कोहल, तो वो फिर ह्यूमन को स्टिमुलेट करने लग जाते हैं इसको लेने के लिए। तो उसका ये हर बार डोज बढ़ता जाता है, क्योंकि ये अगर एक बार हमारे रिसेप्टर इससे फॉर एग्जांपल एक डोज हमने लिया, अब ये एक्टिवेट हो गए, तो ये तब सेकेंड बार जब कोई भी इंडिविजुअल लेगा तो ये जब तक इसका डोज डबल नहीं करेगा तब तक ये रिसेप्टर एक्टिवेट वापस से ये रिसेप्टर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फिर तीसरी बार जब दूसरी बार लेगा तो इन्हें 4 बार वो डोज बढ़ाना पड़ेगा। हर बार डोज क्या होता है, बढ़ता जाता है यहाँ रिसेप्टर के लिए। तो इसे बोला जाता है एडिक्ट हो गए, क्योंकि हर बार
क्या चाहे ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, हर बार उसका अमाउंट उन्हें ज़्यादा लेना पड़ेगा इन रिसेप्टर को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जब तक पिछले बार से उसका डोज ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से कोई भी जो भी टीन एज, मेनली टीन एज वाले हैं, वो ड्रग्स और अल्कोहल में के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारे बॉडी में क्या इनके रिसेप्टर्स हैं, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये रिसेप्टर्स इसके लिए स्टिमुलेट अगर एक बार हो गए तो फिर बार बार वो इसकी मांग करने लग जाते हैं, उन्हें बार बार चाहिए होता है। तो ड्रग्स मेनली जो यहाँ पे ड्रग्स हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में ओपिनॉइड्स, पहला ओपिनॉइड्स है, सेकंड कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स जो ओपिनॉइड्स हैं, ये ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से। प्लांट क्या है? ओपियम सटाइवा। और ओपियम इसी को पेपेवर, साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। ओपियम पॉपी, साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। ये क्या होता है? ओपिनॉइड्स कैसे लिए जाते हैं? ये प्लांट्स, इस प्लांट के लेटेक्स का यूज किया जाता है और लेटेक्स का यूज करके उसे ड्राई किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके थ्रू ओपिनॉइड्स को केमिकल को बनाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, जितने ओपिनॉइड्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन सीएनएस रिसेप्टर्स, सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। CNS and gastrointestinal tract, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो ओपिनॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर, सीएनएस में रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट होते हैं। तो जितने अगर एक बार ले लिया तो क्या होता है कि ये इसके रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और बार बार उस इन्हें सीएनएस को सेटिस्फाइड करने के लिए बार बार ओपिनॉइड्स को क्या लेना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, मॉर्फिन में मॉर्फिन कैसा होता है? एक केमिकल सब्सटेंस, मॉर्फिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। यहाँ पे इसे जो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है वो है डाईएसाइल मॉर्फिन। डाईएसाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। प्लांट, जिस प्लांट से लिया जाता है उस नेम है कैनबिस सटाइवा।
साइंटिफिक नेम कैनबिस सटाइवा। इससे जो ये प्लांट है ये इसके सभी फ्लावरिंग पार्ट को यूज किया जाता है, लीफ को यूज किया जाता है और लेटेस को भी यूज किया जाता है। यहाँ पे मॉर्फिन में क्या हो रहा था, सिर्फ लेटेस यूज हो रहा था और यहाँ पे होल प्लांट यूज होते हैं, उसके सभी पार्ट यूज होते हैं क्योंकि डिफरेंट ड्रग्स बनाने में लीव्स यूज किया जाता है, स्टेम, लेटेक्स, फ्लावर, हर एक पार्ट इस कैनाबिनॉइड्स में यूज किया जाता है। अब इसमें जो ड्रग्स बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हशीश, चरस, गांजा, ये सभी मतलब इन सभी से बनाए जाते हैं, हशीश, चरस और गांजा, फ्लावर, स्टेम, लेटेक्स और लीव्स का यूज करके। अब ये कहाँ पे किसे अफेक्ट करते हैं, तो ये इसके रिसेप्टर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में मेनली प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं और हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट और वेसल का डायलेशन कर देते हैं, वैसो डायलेटर की तरह वर्क करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, इसमें डिक्रीज कर जाते हैं। अब कोका एल्केलॉइड्स ये क्या है, कोकेन, इन्हें कोकेन भी बोला जाता है, कोका एल्केलॉइड्स, कोकेन और कोका ये दोनों बोला जाता है। इसके रिसेप्टर्स सीएनएस और जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है डोपामीन, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस डोपामीन है, ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस डोपामीन का काम होता है कि हमें खुशी देना, हमें खुश करना, डोपामीन का काम होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस डोपामीन से क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, बाइंड करने के बाद या उन्हीं की तरह वर्क करने लग जाते हैं और सीएनएस पे बाइंड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जिसने कोकेन लिया हुआ है उसे खुशी का एहसास होता है, खुशी मिलती है और इसमें क्या होता है, इसमें ये एनर्जी इंक्रीज करते हैं, एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एनर्जी बढ़ाने के साथ हमारा हार्ट रेट, यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज करता है और अदर एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, अपोजिट होता है। ये कैनाबिनॉइड से जो कोका एल्केलॉइड्स होते हैं ये चेंज होते हैं, अलग होते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जब ज्यादा डोज हो जाता है कोका एल्केलॉइड्स का तब हेलुसिनेशन होने लग जाता है, मतलब भ्रम होने लग जाता है। उन्हें जो एक्चुअली में
होता नहीं है वो भी दिखाई देने लग जाता है, ऐसे जिन्होंने कोकेन ड्रग्स लिया हो। तो इसमें हेलुसिनेशन होने लग जाता है और एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।